तारीख है आज की 22 अगस्त। मैं हूं आदित्य और रॉयल्स एजुकेशन की तरफ से मुद्दे यूपीएससी के सेशंस में आपका स्वागत है। तो आप मुझे इस दिए गए मेल एड्रेस पे कांटेक्ट कर सकते हो या जो व्हाट्सएप नंबर है इस पे भी आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हो मुझसे। लेट्स स्टार्ट द सेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे हरित पथ के बारे में। हरित पथ क्या है, न्यूज़ में रहा है, ठीक है। तो देखो क्या है ना कि आपने देखा होगा सड़क के किनारे गवर्नमेंट जो ऑफिशियल्स होते हैं, जो गवर्नमेंट वर्कर्स होते हैं, गवर्नमेंट प्लान के अंतर्गत वो पेड़ लगाते हैं। क्या लगाते हैं? पेड़ लगाते हैं। कहाँ? हाईवेज के किनारे, सड़कों के किनारे। तो हम अक्सर कहते हैं कि यार पेड़ लगाने से क्या फ़ायदा है, मतलब कोई इन्हें चेक तो करने वाला नहीं है, कल को इन्हें पानी नहीं मिलेगा, डाई हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, है ना। तो सरकार को ये प्रॉब्लम ना समझ में आ गई है। सरकार ने हरित पथ नाम का मोबाइल ऐप बनाया है। क्या बनाया है? मोबाइल ऐप जो मॉनिटर करेगा द प्लांटेशन अलोंग नेशनल हाईवेज। नेशनल हाईवेज के अलोंग जो प्लांटेशन है, जो पेड़ पौधे लगाए गए हैं, उन्हें मॉनिटर करेगा। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा ये प्रोग्राम अंडरटेक किया जा रहा है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत है ना, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के अंतर्गत जो नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उन्होंने ये ऐप डेवलपमेंट का जिम्मा उठाया है। अब देखो इसमें कैसे मॉनिटर करेंगे, कैसे चेक करेंगे कि प्लांट खत्म हुए या नहीं। होगा क्या कि जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जो सड़क के कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जो उस हाईवे के कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उनकी ये ड्यूटी होगी कि जो प्लांट लगाए गए हैं हर 3 महीने में उनकी फोटोग्राफ्स और उनका डेटा, जो NHAI है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उनका जो बिग डेटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म है, उनका जो डेटा लेक है, डेटा लेक नाम का उनका जो एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे फ़ोटो भेजनी पड़ेगी, वहाँ पे उनका डेटा भेजना पड़ेगा। और अगर कोई प्लांट इस बीच 3-3 महीने के अंतर्गत उन्हें रिपोर्ट भेजनी है और इस बीच कोई प्लांट खत्म हो जाता है, डेड हो जाता है, तो उसे रिप्लेस भी करना पड़ेगा। तो भैया अब सिर्फ सड़क बनाने से काम नहीं चलेगा, जो पेड़ लगाने से काम नहीं चलेगा। पेड़ लगा रहे हो उसकी देखभाली भी करो। गवर्नमेंट का सीधा सा रूल है, पैसे दे रहे हैं, काम लेंगे, ठीक है। नहीं, एक्चुअली ये एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही अच्छी बात है और बहुत अच्छी बात है कि गवर्नमेंट ने इस बारे में सोचा। चलिए नेक्स्ट जो हमारा सेशन है वो है रूरल इंडिया इन कोरोना, ठीक है। देखो कोरोना के टाइम में मुझे ये मेरा ओपिनियन है कि अगर हम अपनी इकोनॉमी को मजबूत करना चाहते हैं तो रूरल रूरल जो इंडिया है, जो हमारा ग्रामीण भारत है, वहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। क्यों? इसके रीजंस हैं। देखिए 85% से ज़्यादा जो एम्प्लॉयमेंट है इंडिया में, वो कहाँ पे है? इनफॉर्मल सेक्टर में। इनफॉर्मल सेक्टर मतलब किसान हो गए, मजदूर हो गए, इनमें। तो ये सोचो कि भारत की 85% एम्प्लॉयमेंट तो इनमें है। बाकी 15% एम्प्लॉयमेंट किस में है? जैसे हम लोग, जैसे टीचर्स हो गए, है ना, लॉयर्स हो गए, ऐसे करके जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो गए, 15% एम्प्लॉयमेंट उन्होंने ले रखी है। तो हमने लेबर लॉज बनाए हैं। क्या बनाए हैं? लेबर लॉज, जिससे जो लेबर है, जो वर्कर है, उसको सिक्योरिटी मिल सके। तो वो लेबर लॉज फॉर्मर वर्कर्स के लिए ही हैं। मतलब 15% जो वर्कर्स हैं, 15% जो एम्प्लॉयमेंट का हिस्सा है, उनके लिए तो हमने लेबर लॉज बना दिए। अब जो 85% ये किसान वगैरह हो गए जो इनफॉर्मल सेक्टर में आते हैं, इनके लिए हम क्या कर सकते हैं? और खासकर स्पेशली कोरोना के टाइम में तो बहुत ज़रूरी है इनके लिए कुछ करना। तो कुछ यहाँ पे सजेशंस हैं। जैसे सबसे पहले इन्हें हमें मोटिवेट करना होगा कि ये ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू एडेड क्रॉप्स को ग्रो करें। वैल्यू एडेड क्रॉप्स कहने का मतलब सब्जियां हो गए, फल हो गए, जिनके एक्सपोर्ट के चांसेस होते हैं, जो एक्सपोर्ट किए जा सकते हैं और जिनसे अच्छा खासा पैसा कमाया जा सकता है। तो ये अवेयरनेस फैलानी होगी, उन्हें मोटिवेट करना होगा, ठीक है। पहली बात। दूसरी बात क्या है कि देखो गवर्नमेंट तो काफ़ी कुछ कर रही है ना। मैं ऐसा नहीं कहूँगा गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है। गवर्नमेंट ने कई प्लान बनाए हैं। अभी इंडिपेंडेंस डे पे ही एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी कुछ अनाउंसमेंट किया हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने। इसमें थोड़ा जो प्राइवेट सेक्टर है उसे भी अपना जो रोल है उसे बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है, जो एंटरप्रेन्योर हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उन्हें लोकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो विलेजेस में इंडस्ट्री का डेवलपमेंट किया जा सकता है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया जा सकता है, उसके लिए उन्हें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। उन्हें एग्रीकल्चर पे भी ध्यान देना चाहिए, है ना। ऐसा करना चाहिए। तो कुल मिला के जो एग्रीकल्चर सेक्टर है या जो इनफॉर्मल सेक्टर है इंडिया का, उसको ग्रोथ अगर कराना है, ये तभी हो सकता है जब जितनी भी ऑल लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, मतलब यूनियन पे, सेंटर पे जो गवर्नमेंट है, स्टेट पे जो गवर्नमेंट है, सिटी में जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, जो भी है, इन सबको एक साथ में आना चाहिए। और इनके साथ साथ प्राइवेट सेक्टर की तो
बहुत बड़ी भूमिका मैं मानता हूँ। इन सबको एक साथ आना चाहिए ताकि रूरल जो इंडिया है वहाँ पे डेवलपमेंट किया जाए, वहाँ के एग्रीकल्चर को बढ़ाया जाए और जो इकोनॉमी है उसे मजबूत किया जाए। देखिए हम ये नहीं भूल सकते कि हमारी जो प्राइमरी सोर्स ऑफ इकोनॉमी है वो आज भी एग्रीकल्चर है। लेकिन इंडिया में बहुत ज़्यादा फार्मर्स का ये व्यू है कि एग्रीकल्चर मतलब खाने को हो जाए बस, ठीक है? तो ये जो टेंडेंसी है ना कि खाने को हो जाए, हमें इसे अ, बदलना होगा। हमें लोगों के मन में ये विश्वास जगाना होगा कि सिर्फ़ खाने के लिए आपको ग्रेन्स या क्रॉप्स नहीं पैदा करनी है। आपको उनका प्रोडक्शन करना है इस स्केल पे कि पूरे वर्ल्ड में वो जाए, है ना? और आपको अच्छे दाम मिले, देश का विकास हो। तो दिस टाइप ऑफ थिंग्स आर नीडेड इन करंट सिनेरियो। अब ये जो नेक्स्ट सेगमेंट है, इसमें हम बात करेंगे पाकिस्तान भाई साहब की और सऊदी अरबिया भाई साहब के बीच में जो थोड़ा तना-तनी चल रही है ना, दोनों लोग नाक चढ़ाए हैं एक दूसरे से, उसके बारे में हम थोड़ा-सा बात करेंगे। देखिए, अगर आपने न्यूज़ पढ़ी हो तो ये खबर आई थी कि पाकिस्तान के जो जनरल हैं, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो हैं, बाजवा साहब गए थे सऊदी अरबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मिलने। क्या करने गए थे? मिलने गए थे। अब भैया इनकी इज्जत का वहीं फ़ालूदा हो गया। मतलब मोहम्मद बिन सलमान ने इनसे मीटिंग ही नहीं की, कोई वैल्यू ही नहीं। तो ऐसी कंडीशन में आइए जानते हैं क्या रीज़न हो सकता है इन सब बातों का। तो देखिए, थोड़ा-सा हिस्ट्री में चलते हैं। 1971 की वॉर जो हुई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, उसकी बात करते हैं। देखो उस वार में क्या था कि सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया था, ठीक है? कुछ एयरक्राफ्ट्स भी भेजे थे, ऐसा कहा जा रहा था कि कुछ लोन भी सऊदी अरेबिया ने कुछ लोन अमाउंट भी दी थी पाकिस्तान को, तो काफ़ी हद तक सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान का सपोर्ट किया गया। और आज ये हालत है कि आज पाकिस्तान और सऊदी अरबिया में वो बात नहीं रह गई है। सऊदी अरबिया जब से इंडिया में कश्मीर मुद्दा आया है, कश्मीर का जो आर्टिकल है उसे रिवोक किया गया है, स्पेशल स्टेटस रिवोक किया गया है। तब से पाकिस्तान लगातार कोशिश कर रहा है कि जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, उन सबको हम मिला लें और इंडिया के खिलाफ एक अभियान चलाया जा सके। बट इसमें सऊदी अरबिया साथ नहीं आया। हालाँकि कुछ देश जैसे टर्की हो गया, मलेशिया हो गए, ये सब ने थोड़ा बहुत साथ दिया, बट सऊदी अरबिया ने साथ नहीं दिया। अब जानते हैं सऊदी अरबिया ने साथ क्यों नहीं दिया, ठीक है? देखो, पहली बात तो ये है कि सऊदी अरबिया की जो इकोनॉमी है, ऑयल डिपेंडेंट इकोनॉमी है। कौन-सी है? ऑयल डिपेंडेंट, तेल से ही उनका सब काम चलता है। समझ रहे हो? तेल नहीं है तेल तो सब कुछ फेल ठीक है? तो क्या है कि इंडिया इनका वैल्यूएबल पार्टनर है इस ऑयल डिपेंडेंट इकोनॉमी में। मतलब इंडिया बहुत ज़्यादा ऑयल क्या करता है? इम्पोर्ट करता है सऊदी अरेबिया से, ठीक है? और मैं आपको ये भी बता दूँ कि इंडिया का 4th लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है कौन? सऊदी अरेबिया। सबसे पहले चाइना, फिर यूएस, फिर जापान और चौथे नंबर पे सऊदी अरेबिया। तो लगभग इंडिया का जो 18% इम्पोर्ट है किसका? क्रूड ऑयल का, जो कच्चा तेल होता है, ठीक है? जो उसका इम्पोर्ट है, उसका 18% कहाँ से आता है? सऊदी अरेबिया। अ वेरी, वेरी बिग परसेंटेज, अ वेरी, वेरी बिग शेयर, है ना? तो इन सब रीज़न्स की वजह से क्या है सऊदी अरेबिया पहले तो ये इकोनॉमिक रीज़न हो गया कि सऊदी अरेबिया इंडिया का सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान के भड़कावे में नहीं आ रहा। दूसरी बात थोड़ा पर्सनल दुश्मनी भी है। पर्सनल दुश्मनी कहने का मतलब कुछ बहस हो गई थी। आइए देखते हैं सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच क्या बहस हुई थी। हुआ क्या, जब ये कश्मीर मुद्दा आया तो पाकिस्तान ने सऊदी अरबिया से कहा कि भैया ऐसा है, इंडिया के खिलाफ क्या करो, कैंपेन करो, इंडिया के खिलाफ ये जो कश्मीर में डिसीजन लिया गया है, इंडिया ने जो लिया है, इसके खिलाफ तुम आओ। अब सऊदी अरेबिया ने सपोर्ट नहीं किया। क्यों नहीं सपोर्ट किया? रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ। तो पाकिस्तान ने खुलेआम ये एक्यूज़ किया सऊदी अरेबिया को। उन्होंने कहा कि सऊदी अरेबिया सपोर्ट नहीं कर रहा है। सऊदी अरेबिया इस्लामिक कंट्रीज़ का जो एसोसिएशन है, उसमें मतलब एक तरह से अपनी आवाज़ को आगे नहीं रख रहा है ना? उन्होंने ऐसे इल्ज़ाम लगा दिए सऊदी अरेबिया में। अब सऊदी अरेबिया गुस्सा गया। गुस्सा क्यों गया? भाई नवंबर 2018 में सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान की मदद के लिए 6.2 बिलियन डॉलर का लोन दिया था पाकिस्तान को। खैर पाकिस्तान की तो आदत आप जानते ही हैं। वहाँ सब काम लोन से ही हो रहा है। समझ नहीं आता कैसे होगा। तो इन्होंने लोन दिया था पाकिस्तान को, ठीक है? उसके बाद 3 बिलियन डॉलर का जो लोन था वो लोन था और उसके बाद 3 बिलियन डॉलर इन्होंने ऑयल के रूप में लोन दिया था। मतलब बिना पेमेंट किए उन्होंने ऑयल पहुँचाया था 3 बिलियन डॉलर की वैल्यू का। तो इतनी ज़्यादा हेल्प की थी सऊदी अरेबिया ने। अब इस पर भी सऊदी अरेबिया पे इन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया, बड़बोलेपन में आ गए। सऊदी अरेबिया का दिमाग हो गया खराब कि देखो भाई हम इनकी मदद कर रहे हैं, है ना? इनको हेल्प कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं और ये हैं कि हमारे ऊपर ही चढ़े आ रहे हैं। तो सऊदी अरेबिया गया गुस्सा, ठीक है? और गुस्सा गया, बाजवा साहब ने सोचा मीटिंग हो जाए मोहम्मद बिन सलमान से जो क्राउन प्रिंस है सऊदी अरेबिया के। सलमान भाई ने कहा नहीं, 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 मीटिंग तो हो ही नहीं सकती, मूड खराब है, ठीक है?
तो ये पूरी स्टोरी है पाकिस्तान सऊदी अरेबिया के बीच जो टेंशन चल रहा है, जो इस समय सिचुएशन सही नहीं चल रही, उसकी स्टोरी। अब हम आज के लास्ट सेगमेंट में आते हैं। सेरेस। सेरेस जो एक ड्वार्फ प्लैनेट है, इसे ओशन वर्ल्ड घोषित कर दिया गया है नासा द्वारा। ठीक है, ओशन वर्ल्ड। तो आइए हम जानते हैं ओशन वर्ल्ड इसे क्यों घोषित किया गया, क्या है सेरेस, क्या कैसे है। ठीक है, तो देखो सेरेस पहली बात तो एक ड्वार्फ प्लैनेट है। क्या है? ड्वार्फ प्लैनेट। तो अभी जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने ये पता लगाया है कि सेरेस जो कि कहाँ पाया जाता है, जो मार्स और जुपिटर की एस्टेरॉइड बेल्ट है वहाँ पे पाया जाता है। ये है आपका सेरेस, देख रहे हो सेरेस। तो ये जो मार्स और जुपिटर की एस्टेरॉइड बेल्ट में पाया जाता है और ये वहाँ की उस एरिया की सबसे बड़ी बॉडी है। ठीक है, तो रिसर्चर्स ने पाया है कि अब उसे ओशन वर्ल्ड का स्टेटस दे देना चाहिए। ओशन वर्ल्ड का स्टेटस क्यों दे देना चाहिए? जो इसका इसमें एक स्पेसिफिक लोकेशंस हैं इसमें जहाँ पे क्रेटर टाइप से स्ट्रक्चर है, जहाँ से ये एविडेंस मिलता है कि यहाँ पहले पानी रहा होगा। ठीक है, या मे बी अभी पानी उसमें हो भी सकता है नीचे। ठीक है, किसी दूसरे फॉर्म में। तो ये जो आप देख रहे हैं इमेज, जहाँ पे मैंने कई सारे गोले कर दिए और इमेज को थोड़ा सा गंदा कर दिया, यहाँ पे आप देख रहे होंगे। तो यहाँ पे अनुमान लगाया जा रहा है कुछ पानी जैसा चीज पाया जा सकता है, पानी जैसा नहीं, पानी ही। ठीक है, तो इसलिए इसे ओशन वर्ल्ड घोषित कर दिया गया है और कंफर्म्ड है कि इसमें वाटर रहा होगा या होगा एट प्रेजेंट टाइम इन सम और अनदर फॉर्म। तो इसमें से एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सेरेस एक है ड्वार्फ प्लैनेट। कई बार क्वेश्चन बनता है और यूपीएससी में तो इसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, शायद एक दो बार पूछा भी गया है कि एक ड्वार्फ प्लैनेट कहलाने के लिए क्या रूल होना चाहिए। देखो पहला रूल कि बॉडी ऑर्बिट्स अराउंड द सन एंड इट इज़ नॉट अ मून। ड्वार्फ प्लैनेट अगर कहलाना है तो सन के अराउंड मूवमेंट करना होगा। ऐसा नहीं कि किसी प्लैनेट के अराउंड मूवमेंट कर रहे हैं, किसी प्लैनेट के अराउंड मूवमेंट करेंगे तो आप क्या हो जाएंगे, मून हो जाएंगे। तो इसीलिए ड्वार्फ प्लैनेट कहलाने का यह पहला रूल। दूसरा, हैज नॉट क्लियर्ड द नेबरहुड अराउंड इट्स ऑर्बिट। देखो क्लियर द नेबरहुड अराउंड इट्स ऑर्बिट का ये जो रूल है कई लोगों को कभी समझ में नहीं आता, मैं इसे समझाता हूँ, समझ में कैसे नहीं आएगा। देखो जो प्लैनेट होते हैं वो अपने नेबरहुड को क्लियर करते हैं। नेबरहुड को क्लियर करने का मतलब कि वो इतना डोमिनेंट होते हैं, उनका ग्रेविटेशनल फोर्स इतना अच्छा होता है कि उनके आसपास के एरिया में, है ना, कोई भी ऐसी बॉडी उनको मून के छोड़ के अगर उनके मून को छोड़ दिया जाए, जैसे अर्थ है तो अर्थ के आसपास जो मून है उसको छोड़ करके कोई और बॉडी उसके आसपास के एरिया में नहीं पाई जाएगी। तो ऐसा क्यों? क्योंकि उसने अपने नेबरहुड को क्लियर कर लिया है। तो ड्वार्फ प्लैनेट क्या होता है, वो अपने नेबरहुड को क्लियर नहीं करता। कहने का मतलब है कि उसके आसपास और भी सेलेस्टियल बॉडीज पाई जा सकती हैं एक्सेप्ट इट्स मून्स, है ना। तो ये बात है। नेक्स्ट बात ये है कि एक ड्वार्फ प्लैनेट में इनफ मास होना चाहिए ताकि उसकी जो ग्रेविटी है वो जो आसपास का कोई स्फेरिकल शेप है उसे क्या कर सके, अपनी ओर अट्रैक्ट कर सके। तो ये रूल्स हैं टू बी कॉल्ड अ ड्वार्फ प्लैनेट, और मैं बता रहा हूँ इन सबको नोट कर लेना पक्का, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नोट नहीं करोगे तो रिस्क आपका है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो नेक्स्ट बात ये है कि साइंटिस्ट क्यों इंटरेस्टेड है इससे रेस्पेक्ट ड्वार्फ प्लैनेट पे। छोटा सा प्लैनेट है, काहे को इंटरेस्टेड है? काफ़ी रीज़न है। देखो पहली बात तो ये है कि इसमें पॉसिबिलिटी है वाटर पाए जाने की। किसकी? वाटर पाए जाने की। अब जहाँ पे वाटर पाए जाने की पॉसिबिलिटी है वहाँ लाइफ की पॉसिबिलिटी है ना। और लाइफ की पॉसिबिलिटी के साथ साथ वहाँ इस बात पे भी रिसर्च किया जा सकता है कि कैसे लाइफ इवॉल्व हुई होगी, कैसे इनका एवोल्यूशन हुआ होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो साइंटिस्ट इसमें इंटरेस्टेड है। आज का सेशन मुद्दे की बात जो हमने सेशन शुरू किया है आप सभी के लिए, यूपीएससी के स्टूडेंट्स के लिए ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फ्रॉम द साइड ऑफ रॉयल्स एजुकेशन।